वेलकम स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है बीवोक ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। मैं हूं भुवनेश्वर श्रीमाली और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको डिडक्शंस के बारे में बताया था, कटौतियों के बारे में बताया था, और हम बात कर रहे हैं कटौतियों का जो दूसरा प्रकार होता है, जो कि आय से संबंधित जो कटौतियां होती है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। और उसके अंतर्गत मैंने आपको ATI से संबंधित जो भी होती है, ATI, ATIB, ATIAC, IAB, इसके बारे में मैंने आपको विस्तृत में बताया था कि जो कि नॉर्मली मैं बात करता हूँ I4, आपको ध्यान रखना I4 हो गया इंडस्ट्री। कंप्लीट स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास की बात करता हूँ। लास्ट क्लास से आज मैं उसी क्लास को कंटिन्यू करने वाला हूँ। उसके अंदर आज की क्लास में मैं आप लोगों को जो रिमेनिंग जो डिडक्शंस है, कटौतियाँ हैं, उसके बारे में आपको विस्तृत में बताने वाला हूँ। तो करें स्टार्ट। आज की क्लास की बात करता हूँ जिसमें मैं आप लोगों को रिमेनिंग जो डिडक्शंस है वो बताऊँगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हो नेक्स्ट जो डिडक्शंस आ रहा है वो आ रहा है। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है, आपको उनके सेक्शन याद रखने हैं, धाराएं याद रखनी है, क्योंकि बिना धाराओं का काम नहीं चलेगा। यदि आपको ये नहीं पता है कि जीवन बीमा पॉलिसी हो गया, पेंशन हो गया, या फिर अपन कहीं अंशदान करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो उसका सेक्शन कौन सा है, तो यदि सेक्शन याद नहीं होगा तो डिडक्शन का कोई मतलब नहीं है। तो आपको सेक्शन के आधार पे उस चीज़ की डेफिनेशन याद रहनी चाहिए। जैसे कि ATC का मतलब क्या होता है, ATD का मतलब क्या होता है, ATI क्या होता है, ATG क्या होता है, ATE क्या होता है। कंप्लीट है तो आपको बार बार उस चीज़ को आप देखोगे तो वैसे क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो डिडक्शन है वो डिडक्शन क्या कहता है मैं आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट डिडक्शन जो होता है वो है, सबसे पहले बात करता हूँ धारा की बात करता हूँ। धारा है JJA। कंप्लीट है। वो क्या कहता है, जैव विघटनशील कचरा एकत्रित करने और प्रसंस्करण के व्यवसाय के लाभों के संबंध में कटौती। जैव विघटनशील जो पदार्थ होते हैं, सुना होगा इसके बारे में, जैव विघटनशील पदार्थ जो भी होते हैं उनके क्या होता है, उनको एकत्रित करना, कचरा एकत्रित बोल सकते हैं इसको, एकत्रित करना, कचरा को एकत्रित कर रहे हैं और उसका प्रसंस्करण कर रहे हैं। प्रसंस्करण का मतलब होता है इसको रिसाइकल करना, वापस पुनः इसको बनाना। यदि मैं आम भाषा में बोलता हूँ तो रिसाइकल करना मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा लोहा रद्दी वाले हो गए या फिर जो भी भंगार का जो सामान लाते हैं, तो उसका वो करते क्या, वो कुछ नहीं करते, उसको लाने के बाद वो कोई सेल करते थे अपने नेक्स्ट बड़ा जो होलसेलर होता है उसको, और उसके बाद उसका क्या होता है, रिसाइकल होता है, पुनः उसका क्या होता है, निर्माण होता है। तो वह इसी प्रकार की कोई संस्था है, उस प्रकार की संस्थाओं को लेकर नियम लागू तो वो आप लोग देखें। धारा याद रखना ATJJA। ये क्या बोलता है, यह कटौती सभी करदाताओं को दी जाती है। सभी करदाता का मतलब क्या हो गया, सभी करदाता के अंदर व्यष्टि भी आ गया, सभी करदाता के अंदर HUF भी आ गया, कंपनी भी आ गई, फर्म भी आ गई। मतलब जो भी यदि इस प्रकार के व्यवसाय के अंदर संलग्न है, यदि इस प्रकार का व्यवसाय वो करते हैं, तो उस केस की बात हो रही है। यदि करदाता की सकल कुल में जैव विघटनशील कचरे के उपचार क्या कर रहा है, उसका उपचार का मतलब क्या, उसको ट्रीटमेंट करना, यानी इसको सही करना। फिर से देखो होते ना पुराने कपड़े हो गए, पुराने कपड़े यदि फटे पुराने कपड़े होते हैं, आप लोग ना वो लेके जाते हैं, उसको सिलाई विलाई करने के बाद उसके मेले लगते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। जो बहुत ही कम जिसकी आय होती है या फिर बहुत गरीब तबके के जो लोग होते हैं, तो उन्हीं पुराने कपड़ों को फिर से पहनते हैं। वो जो मार्केट में मिलते भी हैं उनको क्या होता है, उसका उपचार होता है। उपचार का मतलब क्या होता है, कोई फटा है उसको सिल के उसको वहाँ पर रख दिया, ये होता देखा भी होगा आप लोगों ने काफी बार। तो यदि ऐसा कुछ है, उपचार हो गया, संग्रह हो गया, संसाधन में विद्युत बिजली उत्पादन या खाद्य उत्पादन, यदि इसका जो भी रिसाइकल करें, जो भी विघटनशील पदार्थ हैं, उसका अपन क्या क्या कर सकते हैं, या तो उसको बिजली उत्पादन में कर सकते हैं। ऐसी कुछ चीजें होती है, उसका क्या करते हैं, उन वेस्टेज से हम क्या करते हैं, उसका बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। साथ ही साथ क्या हो सकता है, उसका खाद का उत्पादन हो सकता है, या फिर कीटनाशक का उत्पादन हो सकता है, या अन्य जीवा जो भी हो गया उससे संबंधित होता है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ऐसे लाभों का 100% कटौती स्वीकार होती है। कितनी, 100% यदि कोई बेनिफिट उसको हो रहा है तो उस केस में उसको क्या मिलेगी, 100% कटौती मिलेगी। कितने साल तक, स्थापना के 5 वर्षों तक। आगे बात समझ में स्टूडेंट्स, इस कटौती का मतलब क्या हो, इस डिडक्शंस का मतलब क्या हो। आपको डिडक्शन याद है, ATJJ क्या कहता है, जो भी जैव विघटनशील जो पदार्थ होते हैं उनको क्या कर रहे हैं, रिसाइकल कर रहे हैं। रिसाइकल करने की दशा में क्या होगा, रिसाइकल करने की दशा में ये हो रहा है, अपन क्या क्या कर सकते हैं, उसका खाद का उत्पादन हो सकता है, कीटनाशक का उत्पादन हो सकता है, विद्युत का उत्पादन हो सकता है, या फिर अन्य ऐसे कोई पदार्थ जिसका अपन वापस क्या कर रहे हैं, रिसाइकल कर रहे हैं, या उसका अपन यूज कर रहे हैं। तो उस केस में यदि ऐसी कोई इंडस्ट्री है तो लाभों का 100% कटौती की होता है। कितने साल तक, स्थापना के प्रथम 5 वर्ष तक। कंप्लीट। बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट जो डिडक्शन है वो क्या कहता है, नेक्स्ट डिडक्शन की बात करता हूं,
देखें आप लोग, नेक्स्ट जो डिडक्शन है, सबसे पहले मैं जैसा हमेशा आपको एक ही बात बोलता हूँ, होती है धारा। धारा आपको याद रहनी चाहिए, धारा क्या बोलती है। धारा है ATLA, कितनी है धारा, ATLA है। डिडक्शन मजा आ रहा होगा आप लोगों को, अरे इनकम टैक्स में तो पूरा टैक्स का ट्रीटमेंट नहीं कर रहे थे, लेकिन ये तो धारा ही धारा है। ऐसा लग रहा होगा आपको तो कानून की पढ़ाई कर रहे हो, एडवोकेट की पढ़ाई कर रहे हो, तो एक प्रकार से एडवोकेट ही तो बन रहे हो आप। अलग अलग चीज़ के एडवोकेट, जैसे मैंने आपको बताया, हर व्यक्ति होता है अलग अलग चीज़ के क्या उपचार होता है। डॉक्टर क्या करता है, मरीज का इलाज करता है, ठीक है ना। कोई पशु चिकित्सक होता है, वो पशु का इलाज करता है, करता है। और ऐसे में क्या बोला था मैंने आपको बताया था कि जो सीए लोग हो गए या फिर आप जैसे लोग हो गए, जैसे आप आने वाले क्या हो गए, आप लोग अकाउंटेंट, तो आप लोग क्या करोगे, जो भी खर्चे और इनकम हो रही है उसका ट्रीटमेंट करोगे, आप लोग यही करने वाले हो। तो यही वाली बात यहाँ पर आपको हर एक चीज़ का आपको क्या करना पड़ेगा, डिडक्शंस के जो भी होती है सेक्शंस जो होते हैं, सेक्शन आपको याद रखने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट जो सेक्शन वो ATLA, एटीला, ला ने बोला LA बोलना उसको। तो वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि सामुद्रिक किनारे पर स्थित बैंक की कुछ आय पर कटौती। सामुद्रिक किनारे का मतलब क्या होता है, भारत की मैं बात ही करूंगा, मैं आउट ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भारत की बात इसलिए कर रहा हूँ, ये जो आप लोग देख रहे हो मैं आपको बता रहा हूँ, डिडक्शंस हो गया फिर दूसरे कुछ भी इनकम वगैरह हो गई, वो केवल भारत से संबंधित आय के संबंध में ही है, आपको बाहर का मतलब नहीं रखना पड़ता। यदि आप लोगों को ध्यान हो, ऐसे कुछ राज्य हैं जो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, राज्य भी हो सकते हैं राज्यों के, या फिर राज्य नहीं है तो उनके जिले हैं, कुछ जिले ऐसे हैं, झील का डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो समुद्र के किनारे है। मैं सबसे बड़ा एग्जांपल लेता हूँ, मैं मुंबई की बात करता हूँ। आपको पता है मुंबई क्या होता है, सागर के पास है, देखा होगा। कच्छ, गुजरात के अंदर कच्छ है, वो भी क्या समुद्र के पास ही है। यदि ऐसे कोई स्थान है जहाँ पर बैंक स्थित है, समुद्र के किनारे पर कोई बैंक स्थित है, तो उसके संबंध में कुछ कटौतियां मिलती है जो कि सेक्शन ATLA के अंतर्गत आती है। वो क्या क्या आप लोग देखें, ऐसी बैंक जो बैंकिंग नियम अधिनियम 1949, ध्यान रखना बैंकिंग का जो अधिनियम है वो है 1949, आदिवासी में इनकम टैक्स का जो अधिनियम है वो है 1961, और कंपनी का जो अधिनियम है वो है 1956। याद रखना आप, 1947 में भारत आजाद हुआ तो आपको पता है। उसके बाद बैंकों का जो अधिनियम बन गया, इसका मतलब क्या होगा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, जैसे कि आप लोगों को पता है ट्रैफिक रूल्स होते हैं, आपको हमेशा बाएं चलिए दाएं चलिए, लाइट आती है उसको पे आपको रुकना पड़ेगा, ग्रीन पे आपको चलना होगा, ये रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं। तो वैसे क्या है, बैंकिंग का क्या बना रखा, अधिनियम बना रखा, मतलब जो भी बैंक है उस अधिनियम के अंतर्गत ही क्या होती है, संचालित होती है, उन नियम को उनको फॉलो करना पड़ता है। तो जो भी बैंक वहाँ स्टेब्लिश हुई है, वहाँ पर जो बैंक है वो बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 23 सेक्शन 23 की सबसेक्शन 1A, सबसेक्शन कौन सा 1, और उसका भी सबसेक्शन कितना 1 है, 1A के अंतर्गत अनुज्ञा प्राप्त हो। अनुज्ञा का मतलब क्या होता है, परमिशन प्राप्त हो, तथा भारत में सामुद्रिक किनारे पर विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में स्थित है। मैंने जैसा आपको बताया है कि समुद्र किनारे क्या वो स्थित है, और साथ ही क्या बोला, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। इसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र को इंग्लिश में कहा जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इन शॉर्ट में जिसको कहा जाता है सेज एरिया, सेज। यानी मैंने आपको बताया कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो इनकम टैक्स की ओर से क्या होते हैं, निर्धारित होते हैं, मतलब कि वहाँ पे देखिए इंडस्ट्री की स्थापना वगैरह होती है और लगता है कि वहाँ पे व्यवसाय की अपार संभावना है, रोजगार के सृजन की अपार संभावना होती है। तो कुछ स्थानों को क्या कर रखा, उन्होंने विशिष्ट क्षेत्र के अंदर घोषित कर रखा है इनकम टैक्स ने भी। यदि जो बैंक है जो समुद्री किनारे है और वो जो जोन आ रहा है, वो एरिया जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र का आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, इस केस में जो कटौती की जो राशि होगी वो क्या होगी, स्थापना के प्रथम 5 जो वर्ष होते हैं उसमें 100% तक की राशि क्या हो जाएगी, कटौती हो जाएगी। लाभों जो बेनिफिट्स होते हैं, जो प्रॉफिट्स होते हैं, स्टार्टिंग के जो 5 साल होते हैं, यदि ऐसा कोई बैंक की स्थापना हुई, कहाँ हुई, समुद्र किनारे हुई और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और उस केस में उसको कोई बेनिफिट्स होते हैं, लाभ होते हैं, तो शुरू के जो 5 साल होंगे उन 5 सालों के अंदर 100% डिडक्शंस मिलेगा, कटौतियाँ मिलेगी, वो राशि क्या हो जाएगी, कटौती योग्य हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तत्पश्चात अगर आने वाले जो 5 साल होंगे उन 5 सालों के अंदर 50% की राशि क्या हो जाएगी, कटौती होगी। आदिवासी में स्टूडेंट्स 80 ATLA क्या कहता है, डिडक्शन ATL ये बोलता है कि समुद्र किनारे स्थित ऐसा कोई बैंक है जो बैंकिंग अधिनियम 1949 की धारा 23 सबसेक्शन 1A के अंतर्गत आता है, और यदि इसको कोई बेनिफिट्स होता है उस केस में शुरू के जो 5 साल होंगे उसमें 100% और उसके आगे वाले जो 5 साल होंगे उसमें 50% की राशि क्या हो जाएगी, वो कटौती की हो जाएगी। कंप्लीट। नेक्स्ट सेशन की बात करता हूँ। नेक्स्ट सेशन क्या कहता है, नेक्स्ट सेशन ये बोलता है
लेखकों के अधिकार शुल्क से आय पर कटौती। अब लेखकों के अधिकार शुल्क का मतलब क्या होता है, धारा भी देखो आप लोग 80 QQB। अब जो भी लेखक होते हैं, राइटर जो होते हैं, राइटर तक आप ध्यान रखना, राइटर जो बुक्स लिखते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप लोगों ने देखो कि मार्केट में जो भी बुक्स मिलती है उनके ऑथर होते हैं, जो प्रोफेशन ही होता है, उनका पेशा क्या होता है, उनका पेशा ही होता है कि वो बुक्स को लिखते हैं। हर प्रकार की बुक आती है, हर प्रकार के लेखक होते हैं, ठीक है। तो उन लेखकों को क्या होता है, अधिकार शुल्क मिलता है। ऐसे नहीं मार्केट में वो बुक लिख दी ना फिर हो गई तो उनको कुछ मिलने वाला नहीं, ऐसा नहीं होता है। उनकी वहाँ पे जुड़ी होती है, अधिकार शुल्क जुड़ा होता है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रॉयल्टी। क्या कहा जाता है, रॉयल्टी कहा जाता है। यदि लेखकों को क्या मिल रहा है, अधिकार शुल्क मिल रहा है, तो उनके आय पर जो भी आय का साधन क्या है, बुक्स लिखते हैं, उनके आधार पर उनको क्या मिलता है, रॉयल्टी मिलती है। तो उनके आय का साधन क्या हो गया, राइटिंग के हिसाब से अमाउंट आ रहा है, जो कि सेक्शन का है 80 क्यूब। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में देखें आप लोग, यह कटौती एक व्यक्ति को जो भारत में निवासी है, क्या है वो भारत का लेखक होना चाहिए, ध्यान रखना, तथा लेखक या सहलेखक है, या तो वो क्या अगर स्वयं बुक्स लिखता है या फिर किसी असिस्टेंट के तौर पे, मतलब कि जो मेन लेखक होगा उसके क्या हो सहायकता के तौर पे वो भी थोड़ा बहुत अपने विचार उसके सामने प्रकट करता है, और सामने वाला जो राइटर है उसको अच्छा लगता है तो उस चीज़ को भी उसको जोड़ देता है, ठीक है। रिसर्च करने के बाद की बात कर रहा हूँ। सहलेखक है वह ऐसी पुस्तकें लिखी है जो साहित्य, कहाँ पे बुक्स कौन कौन सी हो सकती है, साहित्य की हो सकती है, कला की हो सकती है, वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित है, ध्यान रखना, नॉवेल हो गए, दूसरी कला कोई भी हो गई वो हो गई, साइंटिफिक रिसर्च हो गई। उस केस में यदि ऐसे कोई लेखन कार्य से कार्य किया जाता है, लेखन कार्य से संबंधित कार्य किया जाता है और उनको कोई राशि प्राप्त हुई तो कुछ शर्तें दे रखी है, उन शर्तों को फॉलो करते हुए उनको जो भी बेनिफिट्स वगैरह तो उनमें उनको कटौती मिल जाएगी। ध्यान रखना 80 क्यूकी के बाद जो भी लेखक होते हैं उनको कोई अधिकार शुल्क मिलता है, अधिकार शुल्क से उनको राशि मिलती है, उस केस में उनकी कटौती की राशि का कैसे क्या ट्रीटमेंट होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। कटौती की राशि की बात कर रहा हूँ। नियम कौन कौन से देखें आप लोग। नियम यह बोलता है पुस्तक लेखन अनुबंध के अतिरिक्त प्राप्त एकमुश्त राशि। अब क्या होता है, जो ऑथर होता है, जो राइटर होता है वो बुक्स लिखता है, बुक्स लिखने के बाद क्या होता है, एक पब्लिशर होता है। जो पब्लिशर का मतलब क्या होता है, उसने लिखा तो हैंड राइटिंग में लिखा होगा या फिर उसने टाइप किया होगा। अब उसका क्या होगा, उसको पब्लिशर से चाहिए उसको प्रिंट करना, बुक्स का निर्माण करना, ऐसा नहीं कि वो सब काम वही करेगा। बुक्स का निर्माण करने के बाद उसको सेल करता है, मतलब इतना क्या होता है, एक अनुबंध होता है। पब्लिशर्स और ऑथर के बीच में क्या होता है, एक अनुबंध होता है। उस अनुबंध के अंतर्गत उसको क्या होनी चाहिए, एक मुश्त राशि प्राप्त होनी चाहिए। मतलब एक मुश्त का मतलब क्या होता है, मान लो उसने बोला है कि मैं बुक्स लिख रहा हूँ साइंटिफिक, जैसे कि मैं बात करता हूँ कोरोना टाइम की बात करूँ, कोरोना के ऊपर उसने कोई बुक्स लिखी, एक उदाहरण की बात कर रहा हूँ मैं, कोरोना के ऊपर कोई बुक्स लिखी और उसके बाद उसने क्या करा है, उस जो पब्लिशर से को क्या बोला है, जाओ मेरी बुक छाप दो। तो फिर पब्लिशर ने क्या बोला, ठीक है आपकी बुक हमें भी अच्छी लगी, हम आपको बुक छापने के लिए तैयार हैं और उसके एवज में हमको आपको इतना पैसा दे रहे हैं। वो पैसा कोई भी हो सकता है, भले हजारों में हो सकता है, भले लाखों में हो सकता है, डिपेंड करता है बुक्स और बुक्स की क्वांटिटी के ऊपर कि मार्केट में वो बुक कितनी चल जाएगी और उससे उसका कैसा बेनिफिट मिल जाएगा। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। आप लोगों ने बागबान मूवी देखी होगी, याद है अमिताभ बच्चन की जो मूवी है बागबान, मूवी पूरी होती है, लास्ट में आप लोग ध्यान हो तो उसके ऊपर एक बुक्स बनती है, ध्यान हो तो, और उसकी बुक्स धड़ल्ले से बिकती है, इतनी शानदार वो बुक होती है। उस मूवी की मैं बात कर रहा हूँ, तो वही वाली बात या फिर उसको केस में उसको पैसा मिलता है ना, उसको चेक दिया जाता है, याद है कुछ, तो वही वाली बात कर रहा हूँ, रॉयल्टी की बात कर रहा हूँ। तो उस केस में यदि ऑथर ने क्या किया, राइटर ने क्या किया, बुक को लिखा और बुक को लिखने के बाद जो पब्लिशर्स होता है, पब्लिशर्स को उसने दे दिया और पब्लिशर क्या रहा है, बुक को पब्लिश कर रहा है। तो उस केस में उसको जो पैसा मिल रहा है वो क्या होना चाहिए, एक मुश्त होना चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये कि दूसरे इन दोनों के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, अनुबंध होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। दूसरा क्या हो गया, यदि पुस्तक के उत्पादन या विक्रय के निश्चित प्रतिशत के आधार पर रॉयल्टी प्राप्त है तो अधिकतम पुस्तक का मूल्य के 15%। अब ये इसका कहने का मतलब क्या होगा, उसमें क्या हो रहा है, इस पहले पॉइंट में क्या होता है, एक फिक्स अमाउंट कर दिया, क्या जिसको मैं ध्यान होगा अपने लोकल भाषा में उसको उधले बोलते हैं, याद है कुछ। उधले का मतलब क्या, ये जमीन है, कितने स्क्वायर फीट है, कितना बिका उससे मतलब नहीं, ये मेरे को 10 लाख में मैं इसको सेल करना चाहता हूँ, उसको कितना मतलब उससे मतलब, तो वो होगी एक मुश्त की बात करूँ। दूसरा ये स्क्वायर फीट के हिसाब चलना है, इतना मैं इतना स्क्वायर फीट पे इसको सेल करना चाहता हूँ। तो ये तो जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2 को उसका कनेक्शन इससे जोड़ रहा हूँ। इसमें क्या बोल रखा है, इसने ये बोल रखा है कि जो भी पुस्तक का जो मूल्य होगा, अधिकतम पुस्तक मूल्य का मतलब होता है MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उस केस में उसको 15% क्या मिलेगा,
15% के आधार पर उसको क्या मिल रहा है, अधिकार शुल्क मिल रहा है। इसमें तो फिक्स अमाउंट हो गया था, और इसमें क्या हो रहा है, पर बुक्स के हिसाब से वो 15% मिल रहा है। जितनी बुक्स बिकेगी उसके हिसाब से उसको पैसा मिलता रहेगा। या तो इसके साथ ये होना चाहिए। ये क्या हो रही है, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, शर्तें बता रहा हूँ, इन शर्तों की उसको पालना करनी पड़ती है। पॉइंट नंबर 3 की बात करता हूँ। यदि रॉयल्टी विदेश से प्राप्य है तो ऐसी राशि संबंधित गत वर्ष की समाप्ति के माह के भीतर विदेशी मुद्रा प्रबंध कानून के तहत भारत में प्राप्त हो जाने चाहिए। यदि जो बुक्स है, बुक ये क्या कर रही है, आउट ऑफ इंडिया जा रही है, और आउट ऑफ इंडिया में जाने के बाद वो सेल हो रही है और वहाँ से उसको पैसा मिल रहा है रॉयल्टी के हिसाब से, तो वो पैसा गत वर्ष में भारत में आ जाना चाहिए। मतलब कि जो भी करेंसी को चेंज होने के बाद पैसे भारत के अंदर ही आएगा। तो इन शर्तों की पूर्ति वो करता है। पहली शर्त कौन सी होगी, ये वाली मैं आपको बता रहा हूँ, वापस रिवाइज कर देखें आप लोग। हम पढ़ रहे हैं ATQQB, जो लेखक के अधिकार शुल्क के संबंधित जो भी बुक्स लिखते हैं उसकी बात कर रहे हैं। बुक्स कौन सी हो सकती है, साहित्य की हो सकती है, कला की हो सकती है, साइंटिफिक रिसर्च की हो सकती है। ऐसी कोई बुक लिख रहे हैं और उस केस में उसको पैसा मिल रहा है। पैसा कैसे कैसे मिल सकता है, एक तो इसको एक साथ मिल सकता है, दूसरा पर बुक का 15% मैक्सिमम उसको मिलना चाहिए, और तीसरा क्या हो सकता है, इसको पैसा यदि उसने जो बुक है वो आउट ऑफ इंडिया इसको यदि पब्लिश हुई है वहाँ से उसको पैसा अर्न हो रहा है, तो गत वर्ष में वो पैसा भारत में आ जाना चाहिए। यदि वो इन शर्तों की पूर्ति करता, किसी एक शर्त की पूरी करेगा वो, तो नॉर्मली उस केस में जो भी इसका पैसा मिला है, उक्त जो भी पैसा मिला XYZ वो अमाउंट कितना भी हो सकता है, तो उस केस में क्या, जिसमें कटौती की जो राशि होगी वो क्या हो जाएगी, देखें आप लोग। कटौती की राशि की बात करता हूँ, उक्त समस्त राशियों का योग अथवा 3 लाख रुपए दोनों में से जो भी कम हो वो कटौती की प्रदान की जाएगी। दोनों में से जो कम हो क्या हो जाएगी, कटौती की। मतलब इन तीनों में से एक चीज को फॉलो कर, या फिर उसको एक साथ मिल गया, या फिर पर बुक के हिसाब से उसको 15% मिल गया, या फिर उसने आउट ऑफ इंडिया यदि उसने बुक को पब्लिश किया है उस किस में इसको पैसा मिल गया भारत के अंदर गत वर्ष के अंदर, तो जो भी राशि मिल रही है उसको, वो राशि या फिर 3 लाख एज पर रूल्स, उन दोनों में से जो सबसे कम होगा वो राशि क्या हो जाएगी, उसके लिए कटौती हो जाएगी। मान लो कि वो व्यक्ति होगा, उसने बुक्स इतनी शानदार बिकी उसकी बुक्स, और उसको 10 लाख रुपए मिले। कितने मिले, 10 लाख रुपए मिले। अब क्या, और उसके टैक्स की कैलकुलेशन तो हमको करनी पड़ेगी। टैक्स के कैलकुलेशन में क्या बोलेगा, सबसे पहले इनकम टैक्स क्या बोलता है, हमको अब बताओ पैसा कितना हुआ था, जैसा मैंने आपको उसको 10 लाख रुपए मिले, तो इनकम टैक्स क्या बोलता है, इनकम टैक्स बोलता है 10 लाख और 3 लाख दोनों में से कम कौन सा, दोनों में से कम है 3 लाख, तो 3 लाख की राशि क्या हो जाएगी, कटौती होगी, क्योंकि बाकी की राशि पे आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा। मतलब 7 लाख की राशि पे उसको क्या चुकाना पड़ेगा, उसको टैक्स चुकाना पड़ेगा। कंप्लीट है। तो ये तो बात होगी किसकी, बुक्स की बात कर रहे हैं। कंप्लीट। बढ़ते हम थोड़ा सा आगे की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन जो वो क्या बोलता है, नेक्स्ट सेक्शन जो होता है वो ये कहता है, नेक्स्ट सेक्शन ATTTA। TTA, अब ये क्या कहते हैं आप लोगों को, ये बोलता है कि निवासी जो वरिष्ठ नागरिकों के अलावा होने, वरिष्ठ नागरिक का मतलब तो जिसकी उम्र 60 वर्ष से ज़्यादा लेकिन 80 वर्ष से कम या तक हो, वो क्या होता है, वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आता है। और 80 वर्ष से ज़्यादा जो इसकी उम्र होती है वो वरिष्ठतम नागरिक की श्रेणी के अंदर गिना जाता है। तो वो क्या कह रहा है इसमें, देखें आप लोग, निवासी है जो वरिष्ठ नागरिकों के अलावा अन्य आकलनकर्ताओं के मामले में बचत बैंक खातों पर ब्याज के संबंध में 10,000 रुपये तक की कटौती। यानी जो वरिष्ठ नागरिक के अलावा जो दूसरे जो सामान्य व्यक्ति की बात करता हूँ, उसने अपना पैसा बैंक के अंदर जमा करा रखा है, और बैंक में जमा कराने के बाद वर्ष के अंत की बात करता हूँ, उस केस में यदि उसको, देखो नॉर्मली क्या होता है, बैंक में ब्याज मिलता ही मिलता है, ठीक है। ज़्यादा अमाउंट यदि अपन डिपॉजिट करवाते हैं और पैसा वो पड़ा रहता है तो उस केस में उसको ज़्यादा ब्याज मिल जाएगा, और कम राशि पे कम ब्याज मिल जाएगा। यदि ऐसा कुछ चांसेस है, उसने सेविंग अकाउंट के अंदर उसने पैसा जमा करा रखा है और उस केस में उसको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, ठीक है। तो ब्याज कितना भी मिल रहा है, इनकम टैक्स से उसका मतलब नहीं है। अधिकतम जो राशि है कटौती की वो है 10,000 रुपये। 10,000 रुपये तक की राशि तक उसको कोई डिडक्शन की बात, डिडक्शन उसको मिल जाएगा। 10,000 रुपये तक की उसको टैक्स नहीं चुकाना होना। अदरवाइज क्या होता है, TDS का जो अमाउंट होता है, टैक्स का जो अमाउंट वो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, यदि मान लो आप में से कोई भी व्यक्ति होगा, उसने अपना सेविंग अकाउंट खुलवाया, ठीक है, और सेविंग अकाउंट में क्या कर, पैसा जमा कराते हो और आवश्यकता अनुसार पैसे का विड्रॉल करते हो, पैसा निकालते हो। वर्ष के अंत में क्या हो रहा है, पैसा ज़्यादा जमा था और आपको मान लो 20,000 रुपये का क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। कितना, 20,000 रुपये का आपको ब्याज मिलेगा। आप खुश हो गए, यार वो 20,000 रुपये का ब्याज मिल गया। तो इस केस में इनकम टैक्स क्या बोलेगा, उस 20,000 रुपये में से 10,000 रुपये तक क्या हो जाएगी, कटौती हो जाएगी। मतलब कि
तो कटौती का मतलब क्या, उस 20,000 में से 10,000 रुपये पे आपको कोई टैक्स नहीं चुकाना है, और बाकी का जो बचा आधे की जो राशि बची है उस राशि पे आपको क्या चुकाना पड़ेगा, जो भी नियम व शर्तें के अनुसार जो नियम दे रखे, जो दरें दे रखी हैं, रेट ऑफ टैक्स दे रखा है, उसके आधार पर आपको क्या चुकाना पड़ेगा, टैक्स चुकाना पड़ेगा। कंप्लीट है। ये किसकी बात होगी, ATTTA की बात होगी। नेक्स्ट बात करता हूँ ATTTB की बात करता हूँ। TTA हो गया, आप बात करता हूँ TTB की, इसमें था 10,000 रुपये, और इसमें बात करता हूँ निवासी वरिष्ठ नागरिक के मामले में। ये तो हो गया सामान्य व्यक्ति की बात हो गई। अब मैं बात किसकी कर रहा हूँ, सीनियर सिटीजन की बात कर रहा हूँ, वरिष्ठ नागरिक की बात कर, जिसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है। उस केस में उसका पैसा कहीं जमा है बचत खाते में, यानी सेविंग अकाउंट में उसका पैसा जमा है, और उसके आधार पे उसको मान लो कोई ब्याज मिलता है, तो वो ब्याज की जो अधिकतम जो राशि होती है कटौती की, वो कितनी होती है, 50,000 रुपये होती है। ठीक है, कोई होता बुजुर्ग इंसान होता है, उसको कहीं से मान लो पैसा मिल गया है, फिर रिटायरमेंट के बाद उसको पैसा मिला है। ठीक है, और नॉर्मली आपको पता है रिटायरमेंट जो होता है, व्यक्ति सेवानिवृत्त होता है सरकारी नौकरी के पश्चात 60 वर्ष के बाद ही होता है। 60 वर्ष की उम्र वो नौकरी करते कितना, उसके बाद उसको मान लो रिटायरमेंट का पैसा मिल गया, ग्रेजुटी का मिल गया, पेंशन मिल रही है, PF वगैरह XYZ कोई भी पैसा मिल गया, और उसका पैसा बैंक खाते में जमा, और उसको सालाना साल के अंत में उसको मान लो कि 50,000 रुपये तक यदि कोई ब्याज मिलता है, तो उस केस में क्या होता है, 50,000 रुपये तक की राशि क्या हो जाएगी, कटौती हो जाएगी। यदि उससे ज़्यादा का उसको ब्याज मिल रहा है तो इनकम टैक्स क्या बोलता है, जैसे 1 लाख का ब्याज मिला, ऐसा होता भी है ना, अमाउंट बड़ा होता तो ब्याज भी ज़्यादा मिलेगा, जैसे मैं आपको बता ही रहा हूँ। 1 लाख रुपए का उसको ब्याज मिल गया वर्ष के अंत के अंदर, तो इनकम टैक्स क्या होता है, 1 लाख में से 50,000 रुपये तक की राशि क्या है आपके लिए कटौती होगी, और बाकी का जो 50,000 का जो अमाउंट बन रहा है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। कंप्लीट। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ ATU। ATU में क्या होता है, इसमें देखो आप लोग, ये जो है वो आधार है विकलांगता का, विकलांग जो भी व्यक्ति हो गए, ठीक है, तो विकलांगता जो व्यक्ति है उसके मामले में क्या मिलती है, उसको कटौती मिलती है। तो अलग अलग इसमें चीज़ बता रखी है, आप लोग जो आपको नोट्स आपको दे रखे हैं उसके अंदर आप लोग देखोगे कि इसमें अलग अलग है। उसमें विकलांगता का क्या होता है, अंधा का एक फिक्स प्रतिशत दे रखा है, बहरापन है तो उसका एक फिक्स प्रतिशत दे रखा है, दूसरी कोई चीज़ से वो यदि अपंग है तो उसके उसका फिक्स प्रतिशत दे रखा है। 40% से ज़्यादा है तो क्या होगा, 40% से कम है तो क्या होने वाला, तो इसमें फिक्स जो नियम दे रखा है उस आधार पर जो कटौती की जो अधिकतम जो राशि है कितनी है, 1,25,000। ये अलग से बेनिफिट्स होते हैं जो कि ATU की श्रेणी के अंदर आते हैं। इसके अंदर मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ, उसमें ATU के अंदर क्या क्या आता है। ATU की मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर आती है बीमारियाँ, अंधापन हो गया, कम दिखाई देना हो गया, बहरापन हो गया, या फिर पागलपन हो गया। देखो पागलपन में यदि ऐसा कोई पैसा वगैरह कमान वो नहीं करेगा, लेकिन देखो कभी कुछ कंडीशंस होती है, ठीक है, कंडीशंस यदि क्या होता है, कुछ समय सीमित समय के लिए होता है वो पागलपन का दौरा पड़ जाता है इसको, और कुछ समय बाद एकदम सही हो जाता है। ऐसा देखा होगा आप लोगों ने, नहीं देखा, अरे देखा आपने, गजनी मूवी देखी होगी आप लोगों ने, आमिर खान वाली, देखी नहीं गजनी मूवी, कुछ टाइम के लिए वो एकदम सही हो जाता है, एकदम साधारण सा हो जाता है, और फिर एकदम से अचानक से उसको पागलपंती के दौरा पड़ जाता है, और पता वो कितना अमीर होता है। ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो आपको भी ध्यान नहीं है, मेरे को भी ध्यान नहीं है, लेकिन वास्तविक रूप लेकिन ऐसे होते ही होते हैं। मूवी का कुछ आधार तो होगा, तो यदि ऐसा कुछ होता है तो उस केस में अधिकतम जो कटौती की जो राशि वो है 1,25,000 रुपये तक है। कंप्लीट तक ये तो 1,25,000 तक। यदि मैं बात करता हूँ ये यदि ऐसी कोई विकलांगता है वो 80% से ज़्यादा है, तो ये जो है वो 80% से अधिक है, तो उस केस में 1,25,000 रुपये तक की राशि क्या हो जाएगी, कटौती हो जाएगी। यदि इसकी ऐसी जो चीज़ें हो रही है वो 80% से कम है लेकिन 40% से ज़्यादा है, क्या है 80% से तो कम है, ये जो आधार है, ये जो अमाउंट है वो 80% अबव वाला, 80% अबव, ठीक है। लेकिन यदि मैं बात करता हूँ 40% से ज़्यादा अबव बट लेस देन 80%, लेस देन क्या वो 80% है, तो उस केस में 75,000 रुपये की राशि तक क्या हो जाएगी, अधिकतम जो कटौती योग्य राशि है, कटौती योग्य जो राशि है वो कितनी, 75,000 रुपये। आगे पास में स्टूडेंट ध्यान में, यदि जो भी मैंने आपको बताई है बीमारियां वगैरह बताई है, बहरापन हो गया, अंधापन हो गया, या फिर पागलपन हो गया, कम दिखाई देना होगा, ऐसी कोई कंडीशन है, यदि उसके जो प्रतिशत है, ये प्रतिशत पता कैसे लगा, डॉक्टर के पास इलाज होता है उसका सर्टिफिकेट मिलता है, ध्यान रखना हर एक चीज़ का सर्टिफिकेट होता है। आप लोगों को ध्यान होगा, आपको TSP का हो गया, आपका जाति प्रमाण पत्र मिलता है, आपको मूल निवास प्रमाण पत्र मिलता है, उसमें क्या होता है आपको फिक्स
दे रखा हो तो आप वहाँ के निवासी वगैरह हो। वैसे क्या होता है, डॉक्टर की तरफ से भी एक सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट होता है, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि फलाना व्यक्ति जो है उसको ये प्रकार की बीमारी है, उसकी प्रतिशतता ये है। वो तो आपको प्रतिशत के आधार पे आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, और बोलना पड़ता है मेरे को इतना बेनिफिट मिलना चाहिए। 80% ज़्यादा है तो 1,25,000 रुपये हो गया अधिकतम कटौती की राशि। और यदि जो बीमारी है वो 40% 80% से कम है तो उस केस में 75,000 रुपये तक की राशि क्या हो जाएगी, कटौती हो जाएगी। कंप्लीट है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट इसके अंदर एक और है ATRRB। ATRRB आपको जो बुक्स जो नोट्स दे रखे हैं उसके अंदर आप लोगों को ATRRB जो किससे संबंधित होता है, वो होता है पेटेंट से संबंधित। अब पेटेंट से प्राप्त रॉयल्टी का मतलब क्या होता है, पेटेंट का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताऊँ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसका क्या होती है पर्टिकुलर उस चीज़ का पेटेंट करा जाता है। पेटेंट का मतलब क्या होता है, उस प्रकार की चीज़ कोई दूसरा व्यक्ति यूज़ में नहीं ले सकता या उस व्यक्ति उस चीज़ का निर्माण नहीं कर सकता। पेटेंट चीज़ ही ऐसी होती है। हर एक चीज़ का क्या होता है, ट्रेडमार्क होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा रिलायंस की बात करता हूँ, उसमें भी क्या होता है, अलग से उसका चिन्ह होता है प्रकार पेटेंट का मतलब ही होता है उसका क्या होता है, एकाधिकार हो गया उस वस्तु के ऊपर या उस चीज़ पे क्या हो गया, एकाधिकार हो गया। आ रही बात में आप लोगों ने थोड़ा टाइम पहले केस सुना होगा, 2 राज्य हैं भारत के, कर्नाटक और तमिलनाडु। याद आया कुछ? कर्नाटक और तमिल में आपको याद रहता हूँ, याद नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। तमिलनाडु या कर्नाटक जो दक्षिण भारत के 2 राज्य थे, वो दोनों राज्य एक चीज़ पे लड़ा रहे थे और आप शौक हो जाएगा उस चीज़ कौन सी थी। वो एक मिठाई थी, उस मिठाई पे वो दोनों लड़ रहे थे। वो दोनों राज्य दक्षिण भारत के राज्य थे, वो बोले कि वो एक राज्य बोलते कि वो मेरी मिठाई है, दूसरा बोला वो मेरी मिठाई है। अब वो आप सोचो मिठाई में लड़ाई झगड़ा कैसा हो गया। मिठाई में एक प्रकार का झगड़ा हो रहा था। वो बोल रहा है कि वो ये बोलता है कि मैं इस बात करता हूँ, एक राज्य बोलते मैं उस मिठाई का नाम बता रहा हूँ, रसगुल्ला। वो ये बोलता है कि हमारे राज्य की ये मिठाई है, मतलब हमारा जो बोलते हैं ना राज्य की मिठाई होती है, राज्य पशु हो गया, राज्य पक्षी हो गया, तो राज्य मिठाई की बात हो रही थी। झगड़ा चल रहा था दोनों के बीच में, बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, वाद विवाद होता उस पर। तो वो राज्य बोलता था रसगुल्ला हमारे यहाँ की मिठाई, राज्य मिठाई, तो वो बोलता हमारे राज्य की मिठाई। तो ये क्या चीज़, एक प्रकार का पेटेंट है। वो अपना क्या करते हैं, उसको फिक्स करने के बाद वो उसका पेटेंट करवा देते हैं। पेटेंट करवाने का मतलब क्या हो गया कि उसके बाद उस चीज़ पर कोई दूसरा व्यक्ति आधिपत्य नहीं जमा सके। आधिपत्य जिसको बोलते हैं, अपना अधिकार नहीं जमा सकता है। ठीक है। तो यदि ऐसे कोई पेटेंट से इनकम प्राप्त हो रही है तो उस केस में भी क्या रहा, जैसा मैंने आपको बताया था किसके अंदर, मैंने आपको जैसे बुक्स का बताया था रॉयल्टी वाला, लेखक वाला, वही चीज़ यहाँ पर भी फॉलो करनी है। जिसका सेक्शन आप लोग याद रखना, ATRRB। बुक्स का जो था लेखक वाला था वो था ATQQB। ये था पेटेंट की मैं बात कर रहा हूँ, वो है ATRRB। ATRRB क्या कहता है, यदि किसी व्यक्ति की बात करता हूँ, व्यक्ति की बात करता हूँ, यदि उसको पेटेंट से कोई आय अर्जित होती है तो उस केस में जो भी राशि जहीं से उसको पेटेंट मान लो एक से अधिक वस्तुओं का या एक से अधिक जगह का अपना उसने पेटेंट करवा रखा है और उसने उस चीज़ को क्या कर, उस चीज़ उसको रॉयल्टी मिल रही है। क्या मिल रही है इसको, रॉयल्टी मिल रही है। आप जैसे मैं बात करता हूँ रसगुल्ले की बात कर रहा हूँ, रसगुल्ले पे किसी व्यक्ति ने क्या करा, उसने जैसे मैं बात कर 2 राज्य लड़ा था, उन्होंने क्या बोला हमारे राज्य की मिठाई है। अब उस राज्य की मिठाई, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ है कि वो जो मिठाई वो वहीं बिकेगी, ऐसा तो नहीं है, वो भारत के अन्य राज्यों में बिक सकती है। तो उस केस में उसकी क्या मिली, उसको रॉयल्टी मिल रही है। लड़ाई क्यों हो रही थी, उस केस में उसको रॉयल्टी मिल रही थी, इस वजह से पैसा मिलता है ना उसमें भी। तो यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो उस केस में क्या हो रहा है, जो ATQQB का जो नियम था, जो भी राशि मिल रही है वो या फिर 3 लाख, इन दोनों में से जो सबसे कम राशि, वो जो राशि होगी वो कटौती होगी, बाकी आधे की राशि पे क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। कंप्लीट है। 3 लाख उसमें भी आप लोग ध्यान रखना, ATRRB के अंदर पेटेंट से प्राप्त जो भी रॉयल्टी तो वो वाली कंप्लीट है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पिछली क्लास की बात ही करता हूँ, पिछली क्लासों की बात करता हूँ, उसकी क्लास बात कर रहा हूँ, आज की क्लास की बात करूँ। मैंने आपको डिडक्शंस के बारे में विस्तृत में आपको बताया कि डिडक्शंस कौन कौन से होते हैं, किसमें कौन कौन सी राशि, कहाँ तक की राशि क्या होती है, कटौती होती है, डिडक्शन कितने प्रकार के होते हैं मैंने आपको बताया। भुगतान एवं विनियोग के संबंध में जो कटौतियाँ होती है वो भी मैंने आप लोगों को बता दी है। साथ ही साथ मैंने आपको आय से संबंधित जो कटौतियाँ होती है उसमें क्या क्या जुड़ा होता है और कौन कौन सी राशि और कितनी राशि कटौती होगी थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। कंप्लीट है। तो हम आने वाली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आएंगे और मैं आपको उसमें भी विस्तृत बारे में बताऊँगा उसमें क्या चीज़ होती है। तब तक के लिए इस क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।